ओके, बैंकिंग में इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे हम लोग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, फंक्शंस ऑफ मनी चुका था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स हो गया था। सेकंड वाला फंक्शन है एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है, एडवांसिंग ऑफ बेसिक सा फंक्शन है बैंक का, बैंक भाई लोन देता है, लोन एडवांस करता है, ठीक है। तो ये सेकंड प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, ये एक्सटेंड करता है लोन को, एडवांसेस को। लेंडिंग एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस है, किसके लिए? बैंक के लिए। बैंक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन देने वाले से, और इस तरह से बैंक अपना प्रॉफिट मेक करता है, गरीबों का खून चूस चूस करके, ठीक है। बैंक चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोवर्स which is more than the interest they pay to their depositors। कॉमन सेंस की बात है कि डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट पे करता है बैंक, उससे ज़्यादा बोरोवर से वो चार्ज करता है, तभी तो उनको पैसा बचता है ना। जैसे तुम डिपॉजिटर हो, तुमको 4% का इंटरेस्ट वो पे करेंगे, हम अगर बोरोवर हैं तो उससे हो सकता है वो 12% चार्ज करें, तो वो 4% देंगे, हमसे 12% चार्ज कर रहे हैं, बीच में 8% का मुनाफा मार्जिन वो रख लेंगे, ठीक है। तो एडवांसिंग ऑफ लोन्स। चलो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लोन की, या कितने तरह के लोन्स होते हैं। Banks these days extend loans and advances to their customers in the following ways। नंबर 1 पर है कैश क्रेडिट, ठीक है। एडवांसिंग ऑफ लोन में कई तरह के लोन से, एक होता है कैश क्रेडिट। मैं किस्म का है, नया सा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया टाइप का लोन भी होता है कैश क्रेडिट। इसमें क्या होता है ना, देखो क्या लिखा हुआ है कि इस तरह के लोन में बोरोवर अपने करंट एसेट्स को, जैसे शेयर्स हो गया, बॉन्ड हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों को जो है बैंक के पास गिरवी रख सकता है। इसमें इंटायर सैंक्शन अमाउंट जो होता है, जितना बैंक ने लोन दिया है, वो पूरा का पूरा एक बार में बोरोवर को नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक करता क्या है, बोरोवर के नाम पे एक अकाउंट अपने ही बैंक में ओपन कर देता है, ठीक है। और बैंक ओपन करने के बाद बैंक अपने उसमें अकाउंट ओपन करने के बाद, अपनी ब्रांच में अकाउंट ओपन करने के बाद बोरोवर को ये छूट देता है कि बोरोवर जब चाहे, जैसे चाहे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे उस अकाउंट में से, उस खाते में से निकाल के खर्च कर सकते, ठीक है। बैंक, और दूसरी चीज़ ये भी है, बैंक पूरे के पूरे सैंक्शन किए हुए लोन अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, बल्कि सिर्फ उस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है जितना पैसा बोरोवर ने निकाला। जैसे सपोज कर लो कि कैश क्रेडिट के फॉर्म में बैंक ने हमसे कुछ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, व्हाटएवर, गोल्ड हमसे गिरवी के तौर पर रखवानी है, और गिरवी रखवाने के बाद बैंक ने हमको 10 लाख रुपए का लोन दिया। मगर ये 10 लाख रुपए कोई कैश में बैंक हमको नहीं देगा, वो पिक्चर ही चलती है ना, वो गोविंदा की पिक्चर रहती है कि उसमें क्या करते थे वो गोविंदा को पैसा बाहर कैसे देना, सूटकेस के अंदर गोविंदा उस पैसे से करोड़पति बन जाता था, ठीक है। ऐसा कुछ रियल लाइफ में नहीं होता है। सपोज कर लो 10 लाख रुपए का लोन दिया बैंक ने, बैंक बड़ा होशियार है, पूरा पैसा वो कैश में नहीं देगा। बैंक क्या करेगा, तुमको भी दिया, तुम्हारे नाम से खाता खोलेंगे अपने बैंक में, और उस खाते में 10 लाख रुपया डाल दिया, तुमसे कहेंगे देखो तुमको 10 लाख रुपया हमें दे दिया, जब तुमको जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे तुम ये पैसा निकालो, बच्चा तो थोड़ा सा खिड़की खोल देगी, ठीक है। जैसे जैसे तुमको ज़रूरत पड़ती जाए तुम पैसा निकालो और खर्चा करो, ठीक। अब मान लेते हैं कि तुमने कुल मिला करके इस 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए निकाल करके तुमने यूज किया, ठीक है। अभी बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, वो इस 7 लाख रुपए पर करेगा, ना कि पूरे 10 लाख रुपए पर। कैश क्रेडिट की यही खूबी होती है, खासियत होती है कि जितना पैसा बोरोवर यूज करता है खाते में से निकाल करके, उतने पैसे के ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, ना कि पूरे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। तो इस वजह से भी कैश क्रेडिट आजकल पॉपुलर हो रहा है। सेकंड वाला है आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस। फिक्स पीरियड के लिए लोन दिया जाता है, और लोन जो एडवांस किया जाता है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए दिया जाता है। आउटराइट लोन्स में आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन दिया जाता है, फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंटायर सैंक्शन अमाउंट होता है, पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, नो मैटर आपने उस पर्टिकुलर पैसे में से कितना यूज़ किया है और कितना यूज़ नहीं किया। बैंक ने जितना आपको लोन दे दिया, उस पूरे के पूरे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। बोरोवर हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन द इंटायर अमाउंट
he has borrowed from the bank, no matter how much amount is actually used by the bank. ठीक है, नंबर 3 पर है तो ओवरड्राफ्ट। सर ये फर्स्ट वाला है, इसमें 7 लाख अगर निकाल लिया, हाँ। 7 लाख ऊपर हो जाए और 3 लाख ऐसे ही पड़ा रहेगा तो बिल्कुल पड़ा है, वो तो बैंक ने आपको कैश तो दिया नहीं, तो बैंक के पास ही पड़ा हुआ है ना। कैश तो दिया नहीं बैंक ने, तो पैसा बैंक के पास ही पड़ा हुआ है। तीसरा है ओवरड्राफ्ट। आवाज मेरी साफ आ रही है? आवाज तो ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक को कई सारे फंक्शन में से करेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि करेंट अकाउंट में एक स्पेशल फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की दी जाती है बोरोवर्स को, डिपॉजिटर्स को, ठीक है, या कस्टमर को या आसान भाषा में। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दरअसल होती क्या है, बिजनेसमैन को कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ढेर सारे ट्रांजेक्शन करने की। आमतौर पर बिजनेसमैन ढेर सारे ट्रांजेक्शन ही करता है। सपोज करो किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर बिजनेसमैन के करंट अकाउंट में केवल 10 लाख रुपए ही मौजूद है, बट उसको ज़रूरत है एक्चुअली 12 लाख रुपए की। अब इस सिचुएशन में वो क्या करे? ठीक है, तो बैंक यहाँ पर उनको फैसिलिटी देता है कि ठीक है, आपके खाते में 10 लाख रुपए हैं, नो प्रॉब्लम, आपको 12 लाख चाहिए, 2 लाख एक्स्ट्रा चाहिए ना, ये 2 लाख एक्स्ट्रा जो आप हमसे लेंगे ये कहलाएगा आपके लिए ओवरड्राफ्ट, और इसको हम आपको अपनी तरफ से दे देंगे। बट नहीं, आपकी ज़रूरत है, फौरी तौर पे हम आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दे देंगे, मगर आपको इस पर्टिकुलर पैसे पर, जितना पैसा आपने ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में निकाला है, इस पर कुछ न कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, यही होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। समझ गए क्या लिखा है? If a bank has provided overdraft to the extent of rupees 10 lakh to a businessman, he can draw checks in excess of the amount to his own deposits with the bank to the tune of rupees 10 lakh. अच्छा, ओवरड्राफ्ट बैंक कितना देगा इसको भी तय करता है, वो भी तय करता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट तय होती है, तो हो सकता है बैंक 1 लाख तक का दे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो जितने तक की लिमिट होगी वहाँ तक का पैसा आप ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मान 2 लाख रुपए ही निकाला है, ठीक है, अगर मान लो 10 लाख रुपए तक की लिमिट है, ठीक, तो हम लोग अपने बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे 10 लाख रुपए आगे बढ़ के निकाल सकते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए लोन के फॉर्म में इंस्टेंटली बैंक से कभी भी ले सकते हैं, या फिर जितनी भी लिमिट बैंक ने आपके लिए तय करी हो। ये हो गया। चौथा वाला पॉइंट है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये भी एक किस्म का लोन ही होता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ा होगा अगर, तो जानते हो क्या होता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ जाओगे ना इसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, सपोज कर लो ये मिस्टर ए है, तो मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से सामान परचेज किया, ठीक है, मगर मिस्टर ए के पास मिस्टर बी को देने के लिए पैसा नहीं था, तो मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने इनसे कहा कि कोई बात नहीं, हम एक बिल आपके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, आप उस बिल को एक्सेप्ट करके हमको रिटर्न कर दीजिए। मिस्टर ए ने उस बिल को एक्सेप्ट किया और वापस मिस्टर बी को रिटर्न कर दिया। इस बिल में लिखा ये होगा कि मिस्टर ए ने हमसे इतने पैसे का सामान खरीदा है और फला फला तारीख, यानी कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद वो हमको उतना पैसा देने के लिए लायक है। अब मिस्टर बी के पास जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मान लेते हैं कि मिस्टर बी के पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसकी कीमत है 10,000 रुपये। क्लियर? एक तरह से ये लोन है ना मिस्टर ए को मिस्टर बी का दिया हुआ है, ठीक, 10,000 रुपये। और मान लेते हैं कि 3 महीने के बाद ये जा करके मैच्योर होगा, यानी कि 3 महीने के बाद मिस्टर बी इस बात के हकदार होंगे कि वो मिस्टर ए के पास यही वाला बिल भेज करके उनसे पैसे रिकवर कर सके। सही है, बट मान लो 3 महीने से पहले ही मिस्टर बी को कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गई या उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, अब क्या किया जाए, तो मिस्टर बी ने क्या किया, ये वाला जो बिल ऑफ एक्सचेंज इनके पास था इसको भेज दिया बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, इनसे कहा चलिए ठीक है, हम आपसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर दे रहे हैं और बदले में आपको पैसा दे रहे हैं। वो 10,000 रुपये बैंक नहीं देगा, बल्कि बैंक अपने कुछ कमीशन जो होगा, जो फीस होगी या जो इंटरेस्ट रेट जो उनका स्पेसिफाइड हो, 2%, 5%, 10%, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट काटने के बाद बचा हुआ पैसा मिस्टर बी को दे देगा। सपोज कर लेते हैं कि बैंक ने 500 रुपये अपना डिस्काउंट के फॉर्म में रखा और 9,500 रुपये
क्या किए, मिस्टर बी को दे दिए। अब मिस्टर बी बीच में से हट गए। अब क्या होगा, बैंक के पास 9,500 रुपये बैंक ने इनको पेमेंट कर दिया, मिस्टर बी को 9,500 रुपये का पेमेंट कर दिया। बैंक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है कितने का, एक्चुअली 10,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास है। ठीक है, जब रेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी तो बैंक यही 10,000 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ए को भेजेगा और उनसे कहेगा कि आप इनको पैसा दे दीजिए। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी एक किस्म का लोन ही तो है। मैंने मिस्टर ए को, मिस्टर बी ने लोन दिया, वही लोन मिस्टर बी ने जो ए को दिया था वो खुद के बजाय बैंक की तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी एक फंक्शन है किसका, बैंकों का, सेकंड टर्म बैंकों का। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में आ जाता है। चलो, तो ये तो प्राइमरी फंक्शन तुम्हारे वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। उसके बाद भी बैंक कुछ कई सारे फंक्शन करता है, जैसे नंबर 3 पर है फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक्स। इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि आगे की बातें समझ में ज़्यादा ईजिली आए। बस कर दो, फिर से लगा देते हैं अदर फंक्शन बोल करके।